क्या आपने कभी सोचा है कि 1971 की ऐतिहासिक विजय के बाद भारतीय सेना ने कैसे अपनी रणनीतियों को और भी मजबूत बनाया? कैसे हमारे सैनिकों ने सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को मात दी? या कैसे श्रीलंका के घने जंगलों में आतंकवाद का सफाया किया? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो आप सही जगह पर हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ईयर पेज पर, जहां हम लेकर आते हैं पन्नों से कानों तक सोच बदलने वाली हर कहानी। अगर आप भी उन कहानियों के शौकीन हैं जो दिल को छू जाएं, दिमाग को चुनौती दें और आपको जीवन में कुछ नया सोचने का नजरिया दें, तो हमारे चैनल ईयर पेज को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करके इस सफर में हमारे साथ जुड़े। आज हम आपको ले चलेंगे भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास की एक अनोखी यात्रा पर। हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा लिखित फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 से 2020 की। ये सिर्फ युद्ध की कहानियां नहीं, बल्कि भारतीय सेना के रणनीतिक बदलाव, अदम्य साहस और अटूट संकल्प की जीवंत तस्वीर है। भाग 1, उद्घाटन दृष्टिकोण। भारत का सैन्य पुनर्जागरण, एक नई दिशा की ओर। एक बार भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन क्या हम अपने शत्रुओं से सुरक्षित रह पाए थे? यह सवाल था भारतीय सैन्य दृष्टिकोण का। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना किया। लेकिन असल सवाल यह था कि क्या भारतीय सेना अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार थी? ये एक ऐसा समय था जब भारतीय सेना के पास पुरानी औपनिवेशिक विरासत के साथ एक नई पहचान को बनाने की चुनौती थी। कई बार हमारे सामने ये विचार आता है कि भारतीय सेना की ताकत केवल सीमाओं तक ही सीमित है, लेकिन असलियत इससे कहीं अधिक है। भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को नए दौर में पूरी तरह से बदलने की जरूरत थी। सन 1947 में सेना की संरचना और शस्त्रागारों में कई खामियां थी। यह समय था जब भारतीय सेना को अपने सैन्य पुनर्जागरण के लिए कदम उठाने थे। गिरगिट युद्ध, कमीलियन वॉर्स के बारे में सोचिए। युद्ध का तरीका लगातार बदलता है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है। युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते, अब वे साइबर स्पेस, सूचना युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी लड़े जाते हैं। भारत को यह समझने में कुछ समय लगा कि दुनिया बदल रही है और ये बदलाव भारतीय सेना की रणनीतियों में भी दिखना चाहिए। लेकिन भारतीय सेना ने जल्दी ही अपनी कार्यप्रणाली और सोच में बदलाव किया। भारत का सैन्य पुनर्जागरण किसी एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया थी जो सैनिकों के प्रशिक्षण, तकनीक और सैन्य रणनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश थी। हमारे सैन्य नेताओं ने सबसे पहले इस बात को समझा कि सिर्फ हथियारों और उपकरणों से नहीं, बल्कि विचारधाराओं से भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। वे जानते थे कि भारतीय सेना को एक सक्षम, गतिशील और आत्मनिर्भर सेना में तब्दील करना होगा, ताकि वो हर प्रकार के संघर्ष का सामना कर सके। धीरे धीरे भारत ने अपनी रक्षा नीति और रणनीति को फिर से आकार देना शुरू किया। सियाचिन, श्रीलंका, कश्मीर और पाकिस्तान के साथ हुई झड़पों ने भारतीय सेना को उन स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जिन्हें कभी किसी ने सोचा नहीं था। और ये इस पुनर्जागरण का सिर्फ एक हिस्सा था। भारत का सैन्य पुनर्जागरण सिर्फ देश की रक्षा से जुड़ा नहीं था, बल्कि ये दुनिया में एक नई शक्ति के रूप में उभरने का संकेत था। ये एक ऐसा समय था जब भारतीय सेना ने अपनी क्षमताओं को नया रूप दिया और अपनी ताकत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। आज हम देखते हैं कि भारतीय सेना केवल एक मजबूत रक्षा बल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सैन्य संगठन है जो दुनिया भर में अपनी रणनीतिक अहमियत साबित कर चुका है। ये बदलाव उन सैन्य अधिकारियों की सोच और नेतृत्व का परिणाम था जिन्होंने भारतीय सेना को पुनर्निर्मित करने का साहस किया। और यही है भारत का सैन्य पुनर्जागरण, एक लंबी यात्रा
जिसमें न केवल हमारी सेनाओं ने अपनी ताकत को बढ़ाया, बल्कि हमारी सुरक्षा नीतियों और वैश्विक दृष्टिकोण ने भी एक नया मोड़ लिया। भाग 2, नागा विद्रोह और मिजो आक्रोश नागालैंड में उबाल। नागालैंड की हरी भरी घाटियां, जो एक समय शांतिपूर्ण थी, अब संघर्षों की गवाही दे रही है। क्या कारण था कि ये शांतिपूर्ण प्रदेश इस तरह की हिंसा का केंद्र बन गया? ये सवाल भारत की एक जटिल सैन्य और राजनीतिक समस्या को जन्म देता है। नागा विद्रोह। भारतीय स्वतंत्रता के कुछ ही वर्षों बाद नागा क्षेत्रों में विद्रोह की लहर उठी। ये संघर्ष उस समय के भारतीय शासन की नीतियों और नागा लोगों की असंतोषजनक स्थिति का परिणाम था। भारतीय राज्य के साथ उनकी संस्कृति और पहचान को लेकर एक गहरी असहमति थी, जिससे विद्रोह की जड़ें पनपीं। नागा विद्रोह ने भारतीय सेना को पहले बड़े आंतरिक संघर्षों में से एक में उलझा दिया। शुरू में यह संघर्ष एक राजनीतिक असंतोष से उत्पन्न हुआ था, लेकिन जल्द ही ये एक पूर्ण सैन्य संघर्ष में बदल गया। नागा राष्ट्रीय संगठनों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग की और इसके लिए उन्होंने हिंसक प्रतिरोध का रास्ता अपनाया। भारतीय सरकार ने इसका जवाब एक कठोर सैन्य रणनीति के साथ दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच संघर्ष और बढ़ गया। मिजो आक्रोश की बात करें तो मिजो लोगों का गुस्सा नागा विद्रोह से कहीं अधिक गहरा था। मिजो जनजाति भी भारतीय राज्य से असंतुष्ट थी, लेकिन इसका रूप और प्रतिक्रिया नागा विद्रोह से थोड़ा अलग था। मिजो क्षेत्रों में असंतोष का कारण राज्य के विभाजन और स्थानीय प्रशासन की नीतियां थी। इस क्षेत्र में भारत सरकार ने सामरिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से और भी अधिक दबाव डाला। इन दोनों संघर्षों में एक समानता थी। भारत के लिए ये एक सैन्य चुनौती थी, लेकिन ये भी एक सामाजिक और राजनीतिक समस्या बन गई थी। भारतीय सेना को इन विद्रोहों को दबाने के लिए न केवल युद्ध कौशल का इस्तेमाल करना पड़ा, बल्कि स्थानीय समुदायों से संवाद भी करना पड़ा। नागा और मिजो संघर्षों ने भारतीय सैन्य रणनीति और कूटनीति पर गहरा प्रभाव डाला। ये संघर्ष सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये भारतीय नीति, प्रशासन और सैन्य शक्ति के बीच सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया थी। इन संघर्षों ने भारतीय सेना को न केवल अपने अस्तित्व की रक्षा करने की चुनौती दी, बल्कि ये भी सिखाया कि किस प्रकार आंतरिक समस्याओं को समाधान और समर्पण से हल किया जा सकता है। भाग 3, पंजाब में उथल पुथल ऑपरेशन ब्लू स्टार। सवाल नहीं, सिर्फ कर्तव्य। क्या होता है जब एक धार्मिक स्थल एक किला बन जाता है, और क्या होता है जब सेना को उसे खाली कराने का आदेश मिलता है? 1984 का वर्ष भारतीय इतिहास में एक ऐसा अध्याय लेकर आया जिसे भुला पाना मुश्किल है। ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये सैन्य अभियान स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। भिंडरावाले और उसके समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर परिसर को एक दुर्ग की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उनके पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद थे, जिससे वो भारतीय राज्य को चुनौती दे रहे थे। सरकार ने कई बार शांति वार्ता का प्रयास किया, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। हालात बिगड़ते चले गए और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती गई। अंततः प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को कार्रवाई करने का आदेश दिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर लिया। 5 जून 1984 की रात सेना ने मुख्य इमारत में प्रवेश किया। ये एक सीधी लड़ाई नहीं थी। ये संघर्ष संकरी गलियों, बुलेट प्रूफ मोर्चों और तीव्र गोलीबारी का था। सेना के सामने एक कठिन चुनौती थी, धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखते हुए आतंकवादियों को बाहर निकालना। इस संघर्ष में कई जवानों की जानें गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। ऑपरेशन सफल तो हुआ, लेकिन इसके परिणाम घातक सिद्ध हुए। पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। इंदिरा गांधी की हत्या इसी आक्रोश का परिणाम बनी, जिसने भारत को गहरे जख्म दिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना के इतिहास में न सिर्फ एक सैन्य अभियान था,
बल्कि एक ऐसा कठिन निर्णय भी था जिसने राष्ट्र और सेना दोनों को गहराई से प्रभावित किया। ये घटना याद दिलाती है कि कभी कभी सैनिकों का कर्तव्य सवाल पूछने का नहीं, बल्कि देश के आदेश का पालन करने का होता है। भाग 4। उत्तरी सीमा, बर्फीला रणभूमि, सियाचिन, ग्लेशियर पर वायुवीर और ड्रैगन को चुनौती। क्या आपने कभी सोचा है कि -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी हमारी सेना दुश्मन से लोहा ले रही है? ये कहानी है सियाचिन ग्लेशियर की, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। ये इलाका 1984 से भारतीय सेना के अदम्य साहस का प्रतीक बना हुआ है। सियाचिन, एक बर्फीली रणभूमि। सियाचिन का युद्ध क्षेत्र 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत 1984 में इस दुर्गम क्षेत्र पर कब्जा किया। इसका उद्देश्य पाकिस्तानी सेना को रणनीतिक ऊंचाई से दूर रखना था। पाकिस्तानी सेना भी इस क्षेत्र पर दावा जताती थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी पकड़ मजबूत रखी। इस ऊंचाई पर लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं, बल्कि बर्फीले तूफान, ऑक्सीजन की कमी और असहनीय ठंड से भी थी। यहां तैनात सैनिक दिन रात बर्फीले तूफानों का सामना करते हैं। हर कदम पर मौत का खतरा होता है, लेकिन उनके हौसले में कभी कमी नहीं आती। सियाचिन पर तिरंगा फहराना सिर्फ सैन्य विजय नहीं, बल्कि हमारे सैनिकों के साहस और संकल्प का प्रतीक है। ग्लेशियर पर वायुवीर। सियाचिन की ऊंचाई और दुर्गमता के कारण सेना को रसद और हथियार पहुंचाने के लिए वायुसेना पर निर्भर रहना पड़ता है। भारतीय वायुसेना के पायलट, जिन्हें फ्लाई बॉयज कहा जाता है, दुर्गम मौसम और बर्फीली हवाओं के बीच उड़ान भरते हैं। Mi-17 हेलीकॉप्टर और M-32 परिवहन विमानों का उपयोग करके वे सैनिकों को भोजन, कपड़े, दवाइयां और गोला बारूद पहुंचाते हैं। इन उड़ानों के दौरान एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि ऊंचाई और कम ऑक्सीजन के कारण विमान नियंत्रण में रहना मुश्किल हो जाता है। ये वायुवीर हर परिस्थिति में दुर्गम इलाकों में उतरते हैं, चाहे मौसम कितना भी प्रतिकूल क्यों न हो। उनकी बहादुरी और निष्ठा के कारण ही सियाचिन पर तैनात जवानों की जरूरतें पूरी होती हैं। ड्रैगन को चुनौती। सियाचिन के अलावा भारतीय सेना को उत्तरी सीमा पर एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है: चीन की आक्रामक नीतियां। 1962 के युद्ध के बाद भी चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बार बार घुसपैठ की कोशिशें की, लेकिन इस बार भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी। डोकलाम, गलवान और पैंगोंग त्सो जैसी जगहों पर भारतीय जवानों ने चीनी सेना को पीछे धकेला। भारतीय सैनिकों की न केवल संख्या कम थी, बल्कि दुर्गम इलाकों में भी उनकी रणनीति ने दुश्मन को हैरान कर दिया। भारतीय सेना ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि उसकी सीमाओं में कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सियाचिन, ग्लेशियर पर वायुवीर और ड्रैगन को चुनौती, ये सब केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि भारतीय सेना की अदम्य साहस, प्रतिबद्धता और मातृभूमि के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। ये वीर गाथाएं हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, हमारे जवान हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भाग 5। श्रीलंका और भारतीय शांति सेना IPKF। श्रीलंका में शांति स्थापना। क्या भारत तैयार था? 1980 के दशक के मध्य में श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों और सरकार के बीच संघर्ष बढ़ता गया। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE ने उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में हिंसक गतिविधियां शुरू कर दी, जिसके चलते वहां शांति और स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो गया। भारत तमिलनाडु के तमिल समुदाय के साथ सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव के कारण इस मुद्दे में सक्रिय भूमिका निभाने को बाध्य हुआ। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच इंडो श्रीलंका शांति समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य श्रीलंका में शांति स्थापित करना और तमिलों को अधिक राजनीतिक अधिकार दिलाना था।
इस समझौते के तहत भारतीय शांति सेना IPKF को श्रीलंका भेजा गया ताकि वे संघर्ष विराम लागू कर सकें और आतंकवादियों को निरस्त कर सकें। लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या हम इस जटिल और आंतरिक संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार थे? टाइगर के अड्डे में LTTE, जिसे टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है, ने IPKF की उपस्थिति को एक आक्रमण के रूप में देखा और भारतीय सैनिकों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध शुरू कर दिया। श्रीलंका के दुर्गम जंगलों और गांवों में LTTE के छापामार युद्ध ने भारतीय सेना को अप्रत्याशित चुनौतियों में डाल दिया। LTTE की रणनीति, गुरिल्ला युद्ध कौशल और स्थानीय समर्थन ने इस संघर्ष को और भी जटिल बना दिया। भारतीय सेना ने कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया, जिनमें प्रमुख था ऑपरेशन पवन, जिसका उद्देश्य जाफना को विद्रोहियों से मुक्त कराना था। कई महीनों की लड़ाई के बाद IPKF ने जाफना पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन संघर्ष की जटिलता और राजनीतिक अस्थिरता के कारण दीर्घकालिक शांति स्थापित नहीं हो पाई। भाग 6, भारतीय महासागर और उससे आगे, मालदीव में त्वरित हस्तक्षेप। 1988 का साल था जब हिंद महासागर में स्थित छोटे से द्वीपीय देश मालदीव में एक असामान्य संकट उत्पन्न हुआ। 3 नवंबर की सुबह पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम प्लोट के लगभग 80 प्रशिक्षित आतंकवादियों ने मालदीव की राजधानी माले पर अचानक हमला बोल दिया। उनका उद्देश्य था सरकार को उखाड़ फेंकना और सत्ता पर कब्जा करना। मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत भारत से मदद की गुहार लगाई। ये एक ऐसा अवसर था जहां भारत को न सिर्फ अपने पड़ोसी देश की मदद करनी थी, बल्कि हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक शक्ति का प्रदर्शन भी करना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बिना देर किए ऑपरेशन कैक्टस का आदेश दिया। कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय वायुसेना के विमान कमांडो टुकड़ियों को लेकर माले पहुंचे। भारतीय सैनिकों ने तेजी से एयरपोर्ट और महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण पा लिया, जिससे विद्रोहियों का पलायन असंभव हो गया। कुछ ही घंटों में ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और गयूम की सरकार को पुनः सत्ता में स्थापित कर दिया गया। यह त्वरित हस्तक्षेप न सिर्फ भारत की सामरिक क्षमता का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि संकट के समय भारत अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा है। ऑपरेशन कैक्टस की सफलता ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और भी मजबूत किया। भाग 7, कश्मीर और नियंत्रण रेखा। जम्मू और कश्मीर में विद्रोह की चिंगारी। 1989 का साल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। सोवियत संघ के अफगानिस्तान से पीछे हटने के बाद वहां के प्रशिक्षित उग्रवादियों और अत्याधुनिक हथियारों का रुख कश्मीर की ओर हो गया। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता और असंतोष की भावना पहले से ही व्याप्त थी और इसने धीरे धीरे एक बड़े विद्रोह का रूप ले लिया। अचानक ही घाटी में आतंकवादी गतिविधियों का ग्राफ बढ़ने लगा। मस्जिदों में उग्र भाषण, खुलेआम भारत विरोधी नारे और हथियारबंद युवाओं के काफिले आम हो गए। भारतीय सेना के लिए ये एक नई चुनौती थी। सीमा पार से घुसपैठ को रोकना, आतंकवादी ठिकानों का सफाया करना और साथ ही आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सब कुछ एक ही समय में करना था। स्थिति इतनी विकट हो गई कि कई इलाकों में नागरिक प्रशासन पूरी तरह से विफल होने लगा। ऐसे में सेना ने मोर्चा संभाला और ऑपरेशन विजय तथा ऑपरेशन पराक्रम जैसे अभियानों की शुरुआत की। भारतीय सेना की प्रतिक्रिया। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए भारतीय सेना ने एक सुव्यवस्थित और प्रभावी रणनीति अपनाई। सबसे पहले नियंत्रण रेखा LOC की सुरक्षा को मजबूत किया गया ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। इसके बाद आतंकवादी गुटों के ठिकानों को चिह्नित कर सटीक हमले किए गए। सेना ने स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया। सेना का मुख्य उद्देश्य था
आम नागरिकों की सुरक्षा के साथ आतंकवादी गतिविधियों का खात्मा। इसी क्रम में कई बार मुठभेड़ों के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए। सेना की ये कार्रवाई आतंकवादियों के हौसले को कमजोर करने में कारगर साबित हुई। कारगिल युद्ध, एक अप्रत्याशित चुनौती। 1999 में कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन बद्र के तहत कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा जमा लिया ताकि श्रीनगर हाईवे को बाधित किया जा सके। इस रणनीतिक चाल का उद्देश्य था भारत को सियाचिन से हटने पर मजबूर करना। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई। ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई और देश भर के सैनिकों को कारगिल की ऊंचाइयों पर भेजा गया। बर्फीले तूफानों, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और दुश्मन की ऊंचाई पर स्थितियों के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। टाइगर हिल, तोलोलिंग और अन्य महत्वपूर्ण चोटियों को दुश्मन से मुक्त कराया गया। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत हवाई हमलों से दुश्मन के बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया। एक महंगी जीत। कारगिल युद्ध में भारत की विजय तो हुई, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत भारी थी। सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और अनगिनत परिवारों ने अपने सपूत खो दिए। हालांकि ये युद्ध भारत की सामरिक शक्ति और सैनिकों की वीरता का प्रतीक बन गया, लेकिन इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि सीमा सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हाइब्रिड युद्ध की नई परिभाषा। कारगिल युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का स्वरूप भी बदलने लगा। पारंपरिक लड़ाई की जगह हाइब्रिड वॉरफेयर ने ले ली, जिसमें आतंकवादियों के साथ साथ साइबर हमले, फेक न्यूज और स्थानीय असंतोष को बढ़ावा दिया जाने लगा। भारतीय सेना ने इस नई चुनौती को समझते हुए अपने अभियानों को और अधिक आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया। सेना ने स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास बहाली के प्रयास किए और युवाओं को मुख्य धारा में लाने की कोशिशें तेज कर दी। कश्मीर का संघर्ष एक याद दिलाता है कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए हमें हमेशा सतर्क और तैयार रहना होगा। कारगिल, जम्मू और कश्मीर के संघर्ष और हाइब्रिड युद्ध की नई चुनौतियां हमें ये सिखाती है कि रणनीति और धैर्य के साथ हर कठिनाई को मात दी जा सकती है। भाग 8, अंतर्राष्ट्रीय मिशन और शांति स्थापना। संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले भारत का इतिहास केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्व शांति के प्रयासों में भी इसका बड़ा योगदान रहा है। संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले भारतीय सेना ने कई अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में भाग लिया है। चाहे कोरिया हो, कांगो हो या फिर साइप्रस, भारतीय सैनिकों ने न केवल संघर्षों को नियंत्रित किया, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन में स्थिरता लाने में भी अहम भूमिका निभाई। 1950 के दशक में कोरिया युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने युद्धबंदियों के पुनर्वास और मानवीय सहायता में बड़ा योगदान दिया। इसी तरह कांगो में शांति स्थापना के लिए भेजी गई भारतीय टुकड़ियों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अनुशासन और साहस का परिचय दिया। संयुक्त राष्ट्र की नीली टोपी पहनकर भारतीय सैनिक हमेशा शांति रक्षक के रूप में जाने जाते रहे हैं, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा और अनुकरणीय साहस का परिचय दिया है। भारत की ये भूमिका केवल सैन्य क्षमता का ही नहीं, बल्कि विश्व शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। भारतीय सैनिकों का ये योगदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी विश्वसनीयता और कूटनीतिक शक्ति को मजबूती प्रदान करता है। भाग 9, आतंकवाद विरोधी और पश्चिमी मोर्चे पर संघर्ष। पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध के अलावा अन्य अभियानों की रणनीति। भारत के पश्चिमी मोर्चे पर हुए संघर्षों ने उसकी सुरक्षा नीति और सैन्य रणनीतियों को कई बार चुनौती दी है। पाकिस्तान से लगी सीमा पर निरंतर आतंकवाद और सीमा पर घुसपैठ की घटनाओं ने भारत को विशेष अभियानों को लागू करने के लिए मजबूर किया।
इन अभियानों को युद्ध के अलावा अन्य ऑपरेशन कहा जाता है, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से आतंकवादियों का सफाया, सीमाओं की रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखना था। भारतीय सेना ने कई सशस्त्र और गैर सशस्त्र अभियानों को अंजाम दिया, जिनमें ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन गब्बर जैसे प्रमुख अभियान शामिल थे। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन गब्बर। ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ चलाया था, जिसमें भारतीय सेना ने अपने सैनिकों और हवाई ताकत का उपयोग कर पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों से घुसपैठियों को बाहर निकाला। ये ऑपरेशन भारतीय सेना की रणनीतिक सोच, साहस और सामूहिक प्रयास का प्रतीक था। इसके बाद ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन गब्बर जैसे अभियानों ने पाकिस्तान से लगी सीमा पर भारतीय सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया। इन अभियानों ने आतंकवादियों और घुसपैठियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना को सक्षम बनाया। विशेष रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। इन अभियानों के दौरान भारतीय सेना ने न केवल अपने सैनिकों के साहस का प्रदर्शन किया, बल्कि ये भी दिखाया कि वो सीमाओं की रक्षा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। इस तरह के अभियानों ने भारतीय सेना को आतंकवाद और घुसपैठ के खिलाफ लड़ने के लिए एक ठोस रणनीति दी, जिसने पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम कर दिया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव। भारत और चीन के बीच सीमा विवादों ने भारतीय सेना को अपनी रणनीति और तैयारियों पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित किया। चीन के साथ लैक पर चल रहे संघर्षों ने भारतीय सुरक्षा नीति में कई बदलाव किए हैं। खासकर 1962 के युद्ध के बाद भारत ने लैक पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई और तनाव को कम करने के लिए कई कूटनीतिक प्रयास किए। हालांकि लद्दाख क्षेत्र में बढ़ते तनाव और चीनी गतिविधियों ने भारतीय सेना को अधिक सतर्क और मजबूत बनाने के लिए मजबूर किया। लैक पर तनाव के बावजूद भारत ने कई बार संयम बनाए रखा और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से स्थिति को शांत करने की कोशिश की। हालांकि सीमा पर तनाव कभी भी खत्म नहीं हुआ और भारतीय सेना को अपनी उपस्थिति बनाए रखने और किसी भी संभावित संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ा। इस दौरान भारतीय सेना ने अपनी सैन्य क्षमता में भी वृद्धि की, जिससे उसे किसी भी प्रकार की आक्रामकता का जवाब देने के लिए सक्षम बनाया। गैप संकट। 1999 में जब पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास किया, तो गैप जनरल एरिया ऑफ पाकिस्तान संकट ने भारतीय सेना को अपनी सैन्य रणनीतियों पर पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान किया। पाकिस्तान द्वारा की गई इस घुसपैठ ने कारगिल युद्ध को जन्म दिया, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और निर्णायक संघर्ष साबित हुआ। भारतीय सेना ने इस संकट से निपटने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया, जिसमें पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र से बाहर खदेड़ने के लिए भारी संघर्ष किया गया। इस संकट ने भारतीय सेना को अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में गहरी निगरानी और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय सेना ने इस संकट के दौरान अपनी युद्ध रणनीतियों को और अधिक सशक्त किया, जिससे पाकिस्तान के साथ संबंधों में तनाव बढ़ने के बावजूद भारत ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखी। गैप संकट ने भारतीय सेना को न केवल अपने सैन्य दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि इसे आतंकवाद और घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई में और अधिक कुशल बना दिया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव और प्रतिक्रिया। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद ने भारतीय सेना को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से और अधिक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। लैक पर तनाव बढ़ने के साथ साथ भारतीय सेना को अपनी योजनाओं में सुधार करना पड़ा। चीन के साथ लगातार तनाव ने भारतीय सेना को अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और किसी भी आक्रामकता का सामना करने के लिए तैयार रहने का अवसर दिया। भारतीय सेना ने लैक पर अपनी तैयारियों को और उन्नत किया, जिससे उसने सीमा पर किसी भी संभावित संघर्ष को टालने के लिए सामरिक दृष्टिकोण अपनाया। इसके साथ ही
भारतीय सेना ने शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को भी महत्व दिया। इस प्रकार भारतीय सेना ने अपने बलों की उपस्थिति को बढ़ाकर और सैनिकों के मनोबल को बनाए रखकर सीमा पर तनाव को नियंत्रित किया। निष्कर्ष: भारत के पश्चिमी मोर्चे पर लगातार संघर्षों, आतंकवाद और सीमा पार घुसपैठ के मामलों ने भारतीय सेना को अपनी रणनीति को लगातार परिष्कृत करने के लिए प्रेरित किया। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन गब्बर जैसे अभियानों के माध्यम से भारतीय सेना ने ये साबित किया कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इसके अलावा लैग पर तनाव और गैप संकट ने भारतीय सेना को अधिक चौकस और तैयार रहने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार भारतीय सेना ने हर संकट में सफलता की मिसाल पेश की है, जो उसकी दृढ़ता और रणनीतिक सोच का परिणाम है। उम्मीद है आपको फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 से 2020 से जुड़ी जानकारी और भारतीय सेना की साहसिक गाथाएं, संघर्ष और रणनीतिक जटिलताएं पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे ईयरपेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी अगली किताब के बारे में जानने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। ईयरपेज के साथ जुड़े रहिए और बेहतरीन किताबों के सारांश के लिए तत्पर रहिए। धन्यवाद।